तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अभी हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, वो भी साइंस का। बहुत ही मज़ेदार इससे पढ़ेंगे इसको और आप बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब पता नहीं कितनी देर में कंप्लीट होगा, लेकिन जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है, सब चीज़ को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जब आप 11th क्लास में जाओगे तो इस चैप्टर के बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा। और मुझे लगता है आधी डिटेल अभी आपको पढ़ लेनी चाहिए, लेकिन अभी इसमें एनसीईआरटी में जितना लिखा हुआ है मैं उससे एक शब्द आगे आगे आपको नहीं पढ़ाऊँगा। आपको अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप फुल लेक्चर में जाकर के अलग से देख सकते हैं। मैं भी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन ही पढ़ाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव लर्न अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोर्स एज द कॉज ऑफ मोशन। यानी कि जो मोशन करवाता है, कौन करवाता है, वो करवाता है फोर्स। ठीक है। We have learned that the force is needed to change the speed or the direction of the motion of object। जो भी स्पीड है किसकी, जो भी ऑब्जेक्ट की स्पीड है या डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, उसको चेंज करने के लिए हमको फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। वी ऑलवेज ऑब्जर्व डेट ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। हमने देखा होगा, ऑलवेज ऑब्जर्व किया होगा, हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं, ऊपर से हम छोड़ते हैं किसी भी एक हाइट से, तो वो हमेशा नीचे की ओर गिरता है। ठीक है, अर्थ की ओर, यानी हमारी धरती की ओर वो नीचे गिरता है। वी नो डैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। हमको ये भी पता है कि सभी प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। द मून गोज अराउंड द अर्थ, लेकिन मून तो अर्थ के चक्कर लगाता है। ऐसा क्यों करता है? इन ऑल दीज केसेस देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। इन सब केसेस में लेकिन कोई एक ऐसा फोर्स है जो कि काम कर रहा है। द प्लैनेट्स एंड द मून, किसके ऊपर काम कर रहा है? जो प्लैनेट से या फिर मून के ऊपर। आइजैक न्यूटन कुड ग्रैस्प द सेम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज। यानी कि न्यूटन ने ये पता लगाया, इस चीज़ को पकड़ा कि एक सेम फोर्स है, यानी एक ही फोर्स है जो सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। बस उन्होंने वहाँ से नाम दे दिया उसको। वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी को बोला गया है ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो आगे देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट ग्रेविटेशन एंड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम इस चैप्टर में ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। जब आप 11th क्लास में आओगे, अभी भी आप कहीं जगह पे होगे, तो आपको 3 चीज़ें मिली होंगी। एक होता है लॉ, एक होता है प्रिंसिपल, और एक होती है थ्योरम। इन तीनों चीज़ के अंदर क्या अंतर होता है, आप मुझे पता करके कमेंट बॉक्स में बताओ। अदरवाइज अगर आप अलग से पूछोगे तो मैं इनके तीनों के बारे में बता दूंगा। लॉ, प्रिंसिपल और थ्योरम में क्या अंतर होता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वी शैल डिस्कस मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। हम ये भी पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का अर्थ पर क्या क्या इन्फ्लुएंस होता है, किस तरीके से कम ज़्यादा होता है, बढ़ता कम होता है। वी शैल स्टडी हाउ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट वरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम ये भी पढ़ेंगे किस तरीके से वेट जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, क्यों ऐसा होता है। वी शैल ऑल्सो डिस्कस द कंडीशन फॉर ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन लिक्विड। हम ये भी देखेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जैसे ऑब्जेक्ट जो है लिक्विड के अंदर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। चलिए, हमारा 9.1 का टॉपिक है ग्रेविटेशन। वी नो डैट द मून गोज अराउंड द अर्थ। हमको पता है जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रो अपवर्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर फेंकेंगे, अपवर्ड रीचेस अ सर्टेन हाइट, वो कुछ हाइट तक जाएगा, देन फॉल डाउनवर्ड, उसके बाद वो नीचे गिर जाएगा। दिस इट इज सेड टू बी व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर द ट्री। ये जब कहा किसने? न्यूटन ने, जब वो एक ट्री के नीचे बैठे थे और वो एक एप्पल उनके ऊपर से गिरा। द फॉल ऑफ द एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग। जैसे ही एप्पल गिरा, न्यूटन ने सोचना स्टार्ट किया। ही थॉट डैट, उनके मन में विचार आया, इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल, क्या अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया? कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून, क्या वो मून को अट्रैक्ट नहीं करती? इज द फोर्स द सेम इन बोथ केसेस, अगर फोर्स जो है दोनों केसेस में सेम है, ही कंजक्टर डेट द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन बोथ द केसेस। उन्होंने पता लगाया और कहा कि सेम टाइप का फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है दोनों केसेस के लिए। ही आर्ग्यूड
He argued that at each point of its orbit the moon falls toward the earth. किसी भी पॉइंट पर जो मून है वो अर्थ की तरफ ही गिरता है। इंस्टेड द गोइंग ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर लेकिन वो सीधी लाइन में नहीं चल रहा है, सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, क्योंकि इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि वो अर्थ की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टूवर्ड्स अर्थ, लेकिन हम ऐसा नहीं देख पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? या ऐसा मतलब कि क्यों होता है कि अर्थ अगर मून को अट्रैक्ट कर रही है तो वो उसकी ओर गिरता क्यों नहीं है? तो चलो हम इसका जवाब जानते हैं आगे वाले पैराग्राफ में। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द मून बाय रिकॉलिंग एक्टिविटी 7.11। जो एक्टिविटी 7.11 है, अगर आपने देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो मून है वो क्यों नहीं गिरता है। 9.1 एक्टिविटी है, टेक अ पीस ऑफ थ्रेड, हमको एक थ्रेड लेना है, पीस लेना है, थ्रेड यानी डोरी का। टाई अ स्मॉल स्टोन एट द वन एंड, वहाँ पे हमको एक स्मॉल स्टोन बांधना है। होल्ड द अदर एंड द थ्रेड एंड विर्ल इट राउंड, हमको उस पत्थर को जो है हवा में उछाल के और डोरी की सहायता से उसको घुमाना है। उसके बाद में आप जो है डोरी को छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद में आप डायरेक्शन देखिए मोशन की कहाँ पर होगी या किस तरीके से स्टोन जो है आगे जाता है। तो देखिए किस इस तरीके की सिचुएशन बनेगी। अब यहाँ पे आप जो है इसको समझ लीजिए, ये है मून, ये है मून। अब ये है यहाँ पे मान लीजिए अर्थ है, ये क्या कर रहा है, अर्थ जो है मून को अपनी ओर खींच रहा है। हर एक पॉइंट पर जिस तरीके से ये डोरी है बंधी है, इसको हमारा हाथ खींच रहा है। हर पॉइंट पर किसी भी जगह पर देखिए आप डोरी जो है सेंटर की ओर खींचेगी जहाँ पे हमारा हाथ है, इस तरीके से। तो इसी तरीके से अर्थ को यहाँ पे समझ लीजिए, और ये मून है जो कि हर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर आप देख लीजिए, वो अर्थ की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। लेकिन इसी के साथ में इसके पास में एक ये वाला मोशन है, ये वाला जो घूम रहा है, वो उसको नीचे की ओर नहीं गिरने दे रहा है। मीन समझिए ये इस फोर्स को, ये वाला फोर्स जो है बैलेंस कर रहा है, या फिर आप ऐसा समझिए एक फोर्स जो है आउटवर्ड लग रहा है जो कि इसको गिरने से रोक रहा है। और इसका डायरेक्शन जो है वो सीधी लाइन में होना चाहिए, लेकिन ये इस तरफ से धीरे धीरे ऐसे मोड़ मोड़ के घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। तो इसका मतलब जो है इसका डायरेक्शन सीधा जाना था, लेकिन ये गोल घूम रहा है। इसका मतलब जो अर्थ जो है इसको हर एक पॉइंट पर खींच रहा है। बिफोर द थ्रेड इज रिलीज, यानी कि हम थ्रेड को छोड़ेंगे नहीं, यानी धागे को हमने छोड़ा नहीं, उसके पहले द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, स्टोन हमारा जो है सर्कुलर पाथ में घूम रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हो। और विथ अ सर्टेन स्पीड एंड चेंज द डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो रही थी क्योंकि वो गोल गोल घूम रहा था। चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, अगर डायरेक्शन चेंज होती है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों चेंज हो रहे होते हैं। ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी है कि अगर कोई चीज़ सर्कुलर चेंज में अगर घूम रही है तो उसका मतलब उसकी डायरेक्शन जो है हर एक पॉइंट पर चेंज होती है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी चेंज होता है। द फोर्स डैट कॉज दिस एक्सेलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जो फोर्स है जो कि एक्सेलरेशन कॉज कर रहा है बॉडी को मूविंग कराने के लिए, वो सर्कुलर पाथ में वो कहाँ पर वर्क कर रहा है, टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की ओर वर्क कर रहा है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स, इसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा पता नहीं ये सर कौन सी चीज़ पढ़ा रहे हैं, लेकिन उम्मीद रखिए थोड़ा सा हम लोग जब पढ़ेंगे 4-6 चैप्टर को इकट्ठा पढ़ेंगे तब हमको जो है चीज़ें समझ में आने लगेंगी, और जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ जाएगी। अगर आप ये सोचते हो कि मैं बिना क्वेश्चन आंसर करे केवल पढ़ करके जो है सब कुछ हासिल कर लूँगा, तो बिल्कुल आप गलत राह पर चल रहे हो। आपको अगर कोई ऐसा कह रहा है तो बिल्कुल गलत कह रहा है। अगर आपके दोस्त आपको ये कह रहे हैं कि अभी मत पढ़ो, बाद में पढ़ लेंगे, लास्ट में पढ़ लेंगे, तो ये भी बिल्कुल गलत राह पर आपको लेके जा रहे हैं। तो आप अगर ऐसा कर रहे हो तो आप अपने ट्रैक से उतर चुके हो। वापस से लौट करके आप अपने ट्रैक पे आ जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। चलो चलते हैं आगे की ओर, क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। इन absence of this force the stone flies off along a straight line,
जैसे ही बीच का सेंटर वाला जो फोर्स हटता है उसके बाद में जो स्टोन है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते चलता है। द स्ट्रेट लाइन विल बी टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। जो टेंजेंट के ऊपर चलेगा, तो ये देखो सर्कल है, टेंजेंट क्या होती है, सर्कल के एक पॉइंट पर ये सिर्फ एक ये सीधी रेखा खींचो, स्ट्रेट लाइन खींचो, वो एक जगह पर केवल टच करेगी, कहीं पर भी खींचो आप, ऐसे 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 इधर। तो यहाँ पे भी लिखा है स्ट्रेट लाइन डेट मीट्स द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। एक और केवल एक पॉइंट पर जो है टच करेगी, मीट करेगी, मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन, और उसी को हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल। और स्ट्रेट लाइन एबीसी टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट पॉइंट बी। देखो यहाँ पर ये टेंजेंट है, ये स्ट्रेट लाइन। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। जो मोशन है मून का अराउंड अर्थ, वो किसकी वजह से है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो अर्थ कर रही है। या सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का अट्रैक्शन है वही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो है प्रोवाइड करता है। इफ देयर वर नो सच फोर्स, अगर वहाँ पर कोई फोर्स नहीं होगा, द मून वुड परस्यू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन, तो मून जो है वो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन करने लगेगा और सीधा चला जाएगा। इट इज सीन दैट फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। इसी तरीके से जो एप्पल है वो अट्रैक्ट होता है अर्थ की तरफ। डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ, क्या एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। इफ सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड्स एन एप्पल। हमको दिखता तो नहीं है कि अर्थ जो है एप्पल की तरफ मूव कर रही है। वाई, ऐसा क्यों होता है कि एप्पल अर्थ की ओर मूव कर रहा है लेकिन अर्थ जो है एप्पल की ओर मूव नहीं कर रही है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग द एप्पल गोज अट्रैक्ट टू द अर्थ। जो एप्पल है वो भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, बट अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर अ गिवन फोर्स। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो कहता है किसी भी फोर्स के लिए एक्सेलरेशन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के। द मास ऑफ एन एप्पल इज नेग्लिजिबल स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ। जो मास है वो एप्पल का वो बहुत कम है या नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द अर्थ। सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड्स द एप्पल। इसीलिए हमको दिखता नहीं है कि अर्थ जो है एप्पल की तरफ मूव कर रही है। एक्सटेंड द सेम आर्ग्यूमेंट फॉर वाई द अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड्स द मून। इसीलिए हमको यही सब चीज मून के केस में भी दिखती है। इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। हमारे सभी प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बाई आर्ग्यूइंग द सेम वे वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। हम कह सकते हैं कि सभी प्लैनेट और अर्थ के बीच में एक फोर्स होगा जो कि लग रहा है। फ्रॉम द अबव फैक्ट न्यूटन कंक्लूडेड दैट नॉट ओनली डज द अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल एंड अ मून बट ऑल ऑब्जेक्ट यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो यही सब देख करके न्यूटन ने एक अपना निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा एप्पल अर्थ ही नहीं बल्कि यूनिवर्स में जितनी चीजें हैं सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी फोर्स को, इसी अट्रैक्शन के फोर्स को उन्होंने कहा यही है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये क्या कहता है, इसको बहुत अच्छे से चलिए समझते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यानी कि हमारे यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी, यानी कि कोई भी, हर एक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। वो हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा विथ अ फोर्स विच प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी कि वो क्या होगा, जितने भी फोर्स के साथ में वो अट्रैक्ट करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी कि जो भी दो मासेस हैं वो आपस में उनका इनटू करेंगे एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसलिए क्या होता है, ये इतना चीज मैं आपको अभी समझाता हूँ, बस एक मिनट धैर्य रखो। द फोर्स इज अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग सेंटर द टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है ए, ये हमारे पास में दूसरा ऑब्जेक्ट बी। इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है। ये ऐसी एक लाइन खींचिए कि जिससे इससे भी सेंटर से डायरेक्ट जाए और इसके भी सेंटर से, तो यही एक लाइन होगी। तो ये सेंटर जो लिखा हुआ है यहां पर देखिए, द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट। यानी कि ये फोर्स जो लगेगा वो इसी लाइन के अलोंग लगेगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब उसने बोला है कि जो फोर्स होगा वो मास का प्रोडक्ट के बराबर, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब ये जी हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जैसे जैसे एम की वैल्यू बढ़ेगी
दोनों एम की वैल्यू बढ़ेगी या एक एम की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पे एफ भी बढ़ेगा। क्या होगा? एफ भी बढ़ेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जैसे यहाँ पे डी स्क्वायर लिखा है, यानी इनके बीच की हम दूरी को अगर बढ़ाते जाएंगे, अगर इनके बीच की दूरी को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? एफ घटता जाएगा, फोर्स इनके बीच का कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस चीज को। ठीक है, तो एफ इजकल टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर। ये जी है, ये कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। चलो आगे चलें। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ देयर सेंटर्स। ये डिस्क्राइब किया हुआ है और मैंने आपको समझा भी दिया है। लेट टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी मासेस ऑफ एम एम एंड लाई डिस्टेंस डी फ्रॉम द ईच अदर। ये यहीं पे यही चीज बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, दोनों के बीच में जो है एक डिस्टेंस डी है। इन फिगर 9.2 यही है। और लेट द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एफ, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में वो एफ है। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है और वो इनके मास के प्रोडक्ट पर जो है डिपेंड करता है। जैसे जैसे मास बढ़ेगा वो फोर्स भी बढ़ता जाएगा। एंड द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर, यानी कि उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब जैसे जैसे हम दूरी को बढ़ाते जाएंगे फोर्स हमारा कम होता जाएगा। कंबाइनिंग इक्वेशन 10.1 एंड 10.2, यानी कि ये दो इक्वेशन है, ये 10 नहीं, यहाँ पे सॉरी इसने गलत लिख दिया है, 9.1 और 9.2 लिखना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एम इंटू एम बाई डी स्क्वायर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो जी आता है हमारे पास में। जी जो होता है ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। बाई मल्टीप्लाइंग क्रॉस वाइज, यहाँ पे जब एफ इंटू डी स्क्वायर करेंगे जी एम एम, यानी कि सिंपली इस चीज को हम इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? इस तरीके की इक्वेशन एक बनेगी। तो यहाँ पर देखिए आप g इजकल टू एफ डी स्क्वायर बाई एम इंटू एम, यानी जी की वैल्यू को हमने निकाल लिया है। तो ऐसा ही यूनिट निकालेंगे। जी की क्या होती है सब्स्टिट्यूशन करेंगे। यहाँ पे फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डी डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मास इंटू मास है तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो इसकी इक्वेशन आएगी, जैसे यहाँ पे आ जाएगा हमारा फोर्स की यूनिट न्यूटन और डी हमारा दूरी है तो दूरी मीटर में नापी जाती है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो। यहाँ पे किलोग्राम, दो मास है तो किलोग्राम स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस किलोग्राम को ऊपर लेके जाओगे तो किलोग्राम स्क्वायर है तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर यही यूनिट लिखी गई है। बच्चे डाउट में आ जाएंगे ये -2 कहाँ से आ गया, लेकिन अभी मैंने आपको समझा दिया है। दो वैल्यू ऑफ जी है जो किसने निकाली थी, ये किसने फाइंड करी थी? ये करी थी हेनरी कैवेंडिश ने करी थी। हेनरी कैवेंडिश ने करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। बाय यूजिंग अ सेंसिटिव बैलेंस, उन्होंने एक सेंसिटिव बैलेंस को यूज किया था। और जो अभी एक्सेप्टेड वैल्यू है जी की वो है 6.6। वैल्यू भी आपको याद रखना है, पेपर में आ सकती है। 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, we know that there exists as a force of attraction between two objects. Compute the value of force between you friend sitting close by. आपको इसी का यूज करके आप अपने बगल में बैठे हुए फ्रेंड के साथ में आप फोर्स की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। कंक्लूड हाउ टू नॉट एक्सपीरियंस दिस फोर्स, लेकिन वो फोर्स हमको एक्सपीरियंस क्यों नहीं होता है, इस चीज का भी आप उसमें से पता लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज दी है इनवर्स स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर क्या होता है? इस तरीके से अगर जो एफ है फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हमको पता है, स्क्वायर ऑफ डी के। ठीक है, तो अगर डी को हम 6 गुना हम बढ़ा देंगे, यानी कि जो भी डी है, यानी कि डी को हम 6 गुना बढ़ाएंगे, यानी कि मान लो शुरू में दो चीजें 6 मीटर की दूरी पर रखी हैं, हमने उसको 6 गुना और बढ़ा दिया, 6 गुना हो जाएगा उसका यानी 36 मीटर पर रख दिया। तो फोर्स कितना कम हो जाएगा? फोर्स बेटा 1/36 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
1/36 टाइम्स हो जाएगा। 6 गुना बढ़ाने पर फोर्स 36 गुना कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यही है इनवर्स स्क्वायर, इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब आप चलिए देखते हैं 9.1 एग्जाम्पल में। यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ ये हमको दिया गया है, मून का ही मास दिया है, दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है। अब हमको फोर्स को निकालना है दोनों के बीच में, तो ये यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है। सेम जो मैंने स्टेप बताए हैं उसी स्टेप से आपको जो है इसको रख देना है। यहाँ पे जो फार्मूला है हमारा ये है, और इसी फार्मूले पे पूरी वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन। इतना ज़्यादा जो फोर्स जो है दोनों के बीच में लग रहा है। स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या होता है इसका भी आंसर चलो आपको बता देता हूँ। तो ये हमारे ये आंसर ये लिखा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। यही है उसका आंसर। तो बिल्कुल इसका आंसर पिछले पेज में दिया है। राइट द फार्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड यानी नंबर्स जो आएंगे उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, कितना है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है और अर्थ के बीच में जो है उसका जो है निकालना है, हमको फोर्स निकालना है। तो ये भी आप आराम से निकाल सकते हो, वहां पे आपको रेडियस ऑफ अर्थ को जो है डिस्टेंस के रूप में लेना पड़ेगा, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका इंपोर्टेंस क्या है जो हमें ग्रेविटेशन का लॉ पढ़ा है। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमेना विच वर बिलीव्ड टू बी अनकनेक्टेड, द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो मोशन है अर्थ के चारों तरफ मून का, वो भी कौन करवाता है, ग्रेविटेशन फोर्स करवाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। द मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन, जो मोशन होता है प्लैनेट्स के चारों तरफ वो भी कौन करवाता है, वही करवाता है। द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, जो प्लैनेट के अराउंड, जो सन के अराउंड जो प्लैनेट्स जो चक्कर लगाते हैं वो भी ग्रेविटेशन लॉ को फॉलो करते हैं। और जो टाइड्स आती हैं, टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, वो भी इस ग्रेविटेशन की वजह से ही आती हैं। जो पुल होता है, जो फोर्स लगाता है मून और सन, उसके वजह से धरती पर टाइड्स आती हैं। अब पढ़ते हैं हम फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल बाय परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। हम एक्टिविटी को देखेंगे और इसको करके आप देखिएगा एक बार, नहीं तो मन में तो एक बार पढ़ तो सकते ही हैं, ठीक है। टेक अ स्टोन, हमको एक पत्थर लेना है, थ्रो इट अपवर्ड, उसको ऊपर की ओर फेंकना है, इट रीच अ सर्टेन हाइट, वो कुछ दूरी पर जाएगा, एक हाइट को अटेन करेगा, देन इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन, फिर वो नीचे आने लगेगा। जैसे हमने यहाँ से फेंका, वो यहाँ तक गया, यहाँ से फिर नीचे आने लगेगा, ठीक है। तो वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट, हमने देखा कि अर्थ जो है ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रहा है। दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्यों हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। वेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड द अर्थ, जब ऑब्जेक्ट फॉल होता है अर्थ की ओर, इस फोर्स की वजह से वी से दैट ऑब्जेक्ट आर इन फ्री फॉल, हम बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किसमें फ्री फॉल कर रहा है, यानी कि एकदम फ्री हो करके गिर रहा है। इज देयर एनी चेंज इन वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, चेंज इन वेलोसिटी होगा क्या, आगे से पढ़ेंगे। वाइल फॉलिंग देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो है कोई भी चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा, बट ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्शन, अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से देयर विल बी चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है चेंज होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व एक्सेलरेशन, कोई भी अगर वेलोसिटी में इन्वॉल्व होता है चेंज, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। Whenever an object fall toward the earth, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की ओर गिरता है, an acceleration is involved, उसमें एक एक्सेलरेशन होता है। दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी एक्सेलरेशन को कहते हैं एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के ग्रेविटेशनल के फोर्स के वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है। देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज नोटेड बाय जी, इसको हम लिखते हैं जी के मदद से। इसकी यूनिट होती है सेम एज डेट ऑफ एक्सेलरेशन, जो यूनिट एक्सेलरेशन की होती है वही यूनिट इसकी भी होगी, एम एस, ये सॉरी ये यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ इन्होंने लिखा है, -2 लगाना है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर
पर सेकंड स्क्वायर, तब यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके बुक में भी अगर यहाँ पे माइनस नहीं लगा है तो उसको लगा लीजिए। वी नो डेट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन। हमको पता है कि जो फोर्स होता है वो प्रोडक्ट होता है मास का और एक्सेलरेशन का। लेट मास ऑफ द स्टोन एक्टिविटी, मान लो कोई भी स्टोन है, उसकी जो है मास है 9 पॉइंट, एक्टिविटी है 9.2, उसमें m मान लेते हैं। वी ऑलरेडी देयर आर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स डिनोटेड बाय जी। वो जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो उस पर उसको हम बोलेंगे जी से, या फिर वही है जो एक्सेलरेशन का भी काम करेगा। Therefore मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एफ बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास। तो इसका मतलब जो फोर्स है वो इक्वल हो जाएगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए हम लिखते हैं एफ इक्वल टू एम जी, फोर्स को निकालने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 9.4 एंड 9.6 एम जी इक्वल टू, जो है हमने अभी पढ़ के आए हैं, जो फोर्स का एक और फार्मूला होता है जो अर्थ प्लेनेट्स के बीच में लगता है, जी इक्वल टू एम इंटू एम बाई डी स्क्वायर। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, हमने दोनों को इक्वल कर दिया। तो यहाँ पे हमको ये वाला जी चाहिए था, तो ये वाला एम से ये वाला एम जो है कट गया, तो यहाँ पर जी इक्वल टू आता है जी एम बाई डी स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आता है, इसको याद रखिए। आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे ये काम में आएगा। वेयर एम इज द मास ऑफ द अर्थ, यहाँ पे एम जो है मास ऑफ द अर्थ है, एंड डी द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, ऑब्जेक्ट और किसी भी अर्थ के बीच की जो दूरी है। लेट एन ऑब्जेक्ट बी ऑन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ पे अगर कोई भी सरफेस, फॉर ऑब्जेक्ट और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये यहाँ पर हम ये सरफेस ऑफ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ पर ये वाला फार्मूला जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो जी इक्वल टू हमारा आता है जी एम बाई आर स्क्वायर। द अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, हमको पता है जो अर्थ है वो हमारी परफेक्ट गोला नहीं है। एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीज फ्रॉम द पोल टू द इक्वेटर, जो अर्थ की रेडियस है वो इंक्रीज होती है पोल टू इक्वेटर। द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल, इसीलिए जी की वैल्यू है, ये भी आपको याद करना है, एकदम अच्छे से समझना है, ग्रेट ज्यादा होती है पोल्स पर, देन द इक्वेटर, इक्वेटर से ज्यादा होती है पोल्स पर। फॉर मोस्ट कैलकुलेशन वी टेक जी बी मोर और लेस कांस्टेंट नियर द अर्थ, बट फॉर ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय इक्वेशन 9.7। लेकिन हम जो यूज करेंगे उसको, जो हमने जी की वैल्यू निकाली है उसी को हम यूज करेंगे। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, हम जी की वैल्यू को जो है निकालते हैं। To calculate the value of g, the calculate value of g, we should put the value of g, m and r। हमको यहाँ पर इस इक्वेशन में हमको इन सब की वैल्यू जो है पुट करेंगे। यहाँ पर g की वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10 टू पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। m की जो है मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 पावर 24 kg है, और रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10 पावर 6 है। इन सब वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास में जो g की वैल्यू निकल के आती है वो आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास में ये वैल्यू निकल के आती है। तो यहाँ पर भी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, जो मोशन होगा वो ऑब्जेक्ट किस तरीके का हो। लेट अस डू एक्टिविटी अंडरस्टैंड वेदर ऑल ऑब्जेक्ट हॉलो सॉलिड और बिग स्मॉल। हमको ये पता है कि जो भी अगर हम फ्री फॉल करवाएंगे तो जो होगा वो सेम रेट से होगा, चाहे वो हॉलो हो, सॉलिड हो, बिग हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। We know that object experience acceleration during free fall। फ्री फॉल के टाइम पर जो है ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेशन को फील करेगा। दिस एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, वो है जो एक्सेलरेशन होगा वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, उसको मास से कोई मतलब नहीं है। आप चाहे एक पेन फेंकिए, चाहे आप 10 किलो का एक आदमी फेंक दीजिए, तो लेकिन नीचे जो है गिरेंगे वो सेम रेट से गिरेंगे। दिस मीन डेट ऑल ऑब्जेक्ट हॉलो और सॉलिड, इसका मतलब जो कोई भी ऑब्जेक्ट हॉलो, सॉलिड हो, बिग हो, स्मॉल हो, वो सब सेम रेट से ही नीचे गिरेंगे, सेम रेट से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी गैलीलियो ड्रॉप्ड डिफरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली टू प्रूव द सेम। उन्होंने टावर ऑफ पीसा से बहुत सारी चीजों को फेंका था इस चीज। द जी इज कॉन्स्टेंट नियर द अर्थ, जो जी है वो कांस्टेंट होता है अर्थ के पास में। ऑल द इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन मोशन ऑफ द ग्रेविटी वैलिड थ्रू। तो यहाँ पे देखिए ये
उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ये चीज़ को बताया, ठीक है। कि अब यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन जो है हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब इन सब इक्वेशन का हम यूज कर सकते हैं अपने जो हम सवाल करेंगे उन सब में। सिंपली एक ही जगह पे हमको जी रख देना है, तो ये सब आंसर आ जाएंगे। अब आपको एक चीज याद रखना है, जब आप कोई चीज अर्थ हमारी ग्रेविटी नीचे की ओर लगती है और अगर नीचे की ओर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब जी को हम पॉजिटिव लेंगे। अगर जो कोई हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो जी को हम निगेटिव ले लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर कोई चीज को ऊपर फेंक रहे हैं तो इसका मतलब जी जो है यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। इसी तरीके से साइन को भी हम बदल सकते हैं। जो हम सवाल करेंगे तो इस चीज को हम बहुत अच्छे से वहां पे समझ लेंगे। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है मास एंड वेट। तो मास क्या होता है? मास मीन्स आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे आप पढ़ोगे तो अटक जाओगे, मीन्स समझ में नहीं आएगा, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखी हुई है। मास आपको बता दूं, मास जो होता है वो एक्चुअल जो हम समझते हैं, जो हमारे मन में बैठा हुआ है कि मास किसी भी चीज का भार है, वो वही मास होता है। तो वो जो आप सोच रहे हो ना, जिसको आप वेट बोलते हो, वो एक्चुअली मास होता है। लेकिन वेट क्या होता है? वेट एक तरीके का ये फोर्स है। क्या है? फोर्स है, जिसको हम mg की तरह डिनोट करते हैं। जैसे मास, अगर हम ग्रेविटी को वैल्यू से फोर्स को डिवाइड कर दें, जैसे कोई इंसान यहाँ पे 60 किलो का है, ठीक है, तो चंद्रमा पर वो कितने किलो का होगा, मीन्स तो इस तरीके से हमको मास निकालना है। मान लो ग्रेविटी की वैल्यू अपने यहाँ पे 10 एक्चुअली हम मान लेते हैं। मान लो कोई 60 किलो का है, तो हमने ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे लगा दी 10 का, तो वहाँ उसका मास कितना आ जाएगा? 6 kg आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम बोलते हैं 60 किलो, वो 60 किलो नहीं है, वो 60 न्यूटन है। 60 न्यूटन है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आपको समझाया गया है, लेकिन मैंने आपको जो है सिंपल सी 2 लाइन में आपको बिल्कुल भी सरल तरीके से समझा दिया है। अब आते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मून पर ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा? जैसे आप जब यहाँ पे देखोगे तो ये कई सारी कॉम्प्लिकेटेड जो है आपको ये इक्वेशन वगैरह जो है निकाल करके दी हैं, लेकिन मैं आपको सिंपली पूछूंगा कि कोई भी आपको ऑब्जेक्ट निकालना है, कहाँ पर? मून पर। तो वहां पर आपको बस कुछ नहीं करना है, 1/6 का इंटू कर देना है, जितना भी होगा। तो आप जैसे ही 1/6 का इंटू कर दोगे, आपका जो है मून के ऊपर वेट आ जाएगा। जैसे सपोज धरती पर कोई आदमी है, वो है 120 किलो का, ठीक है, 120 किलो का, काफी खाते पीते घर का है, 120 किलो का है। अब मून पर कितने का होगा? तो हमको कुछ नहीं करना है, 120 इंटू 1/6। तो यहाँ पे 6 से कम 6 और 6 2 या 12 0, तो बराबर वो 20 किलो का हो जाएगा वहां पे जाएगा तो, ठीक है। इस तरीके से हमको जो है सवालों को करना है। तो इसमें आपके कुछ सवाल हैं जो कि नेक्स्ट पेज पर दिए गए हैं। ये अब ये थ्रस्ट एंड प्रेशर और बयांसी, ये एक नेक्स्ट टॉपिक के अलग ही इनके सवाल हैं। तो इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसके लिए मुझे अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग चीज है। ये इससे रिलेटेबल है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा मतलब कि ये एक अलग चैप्टर का है, उसको एक अलग चैप्टर समझिए, ठीक है। तो हमारा जो ग्रेविटेशन का पार्ट जो है मैक्सिमम तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और भी आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप 11th क्लास की चीज़ों को देख सकते हैं। और अभी से अगर आप 11th क्लास की चीज़ों को थोड़ा देख के समझ लोगे ना, तो आपके मन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बैठ जाएंगी, जिससे आपको क्या है, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और सवालों को करते रहिए।